स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग स्टैटिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो स्टैटिक का बहुत ही महत्व है। तो हम स्टैटिक जीके में जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को देखेंगे। और ये आपके 20 प्रश्न के करीब 2-3 स्लाइड होंगे, उनको आप देखिए और अच्छे से मेहनत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इसको देखें, रिवीजन करें और याद कर लें। जरूरत अगर आपको महसूस होती है कि नहीं हमको याद करना है, तो याद अवश्य कर लें। तो कुछ करंट के प्रश्न हैं और करंट से होते हुए चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न बोला, मार्च 2023 में 5 दिवसीय याओ सांग महोत्सव। तो बच्चे, याओ सांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, तो याओ सांग महोत्सव की अगर हम बात करें तो यह मनाया गया मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में यह मनाया गया और मैतई समुदाय इसको मनाती है। मणिपुर की एक समुदाय है मैतई समुदाय, मैतई समुदाय इसको मनाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार जो है ना, होली के अवसर पर मनाई जाती है। तो बच्चे, होली के अवसर पर इस त्योहार को मनाया जाता है ना। थबल चोंगबा नृत्य होता है। इसमें जो नृत्य होता है, नृत्य वह होता है थबल चोंगमा। थबल चोंगमा नृत्य होता है। तो 2023 में तो आप देख रहे हैं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें नृत्य और इन पर्व त्योहार से, महोत्सव से संबंधित प्रश्न आपके पूछे ही जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीवी देखो, सी वेगल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो बच्चे, यह जो है चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। और उद्देश्य क्या है इसमें? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। चुनाव आयोग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप चुनाव में होने वाले अनियमितता या आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करेगा। तो उसके लिए भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ना पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखेंगे तो जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जो हम लिख नहीं पाते हैं, उसको आप सुने, याद करें। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला वो मिला मिशेल योह को दिया गया। मिशेल योह को दिया गया। ठीक है, जून 2023 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहां मनाया गया? देखिए, तो ये अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। असम में एक मंदिर है नीलांचल की पहाड़ी पर, कामाख्या मंदिर। ठीक है बच्चे, तो इस कामाख्या मंदिर के प्रांगण में, कामाख्या मंदिर के प्रांगण में लगने वाला मेला, जिसका नाम क्या है? अंबुबाची मेला। तो कामाख्या जो है यह माता का मंदिर है ना। तो इसमें क्या होता है, कामाख्या मंदिर में देखिए, इस मंदिर में माता के योनि भाग, माता के योनि भाग की पूजा होती है, जो सालों भर फूलों से ढका रहता है। सालों भर फूलों से ढका रहता है। तो कामाख्या मंदिर असम का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। नीलांचल की पहाड़ी पर यह स्थित माता का मंदिर है, जिसमें माता का मंदिर है, जिसमें अगर हम बात करें, सालों भर माता का योनि भाग जो है वह फूलों से ढका रहता है और उसकी पूजा की जाती है योनि भाग की, है ना। उसी के कामाख्या मंदिर के प्रांगण में नीलांचल की पहाड़ी है, अंबुबाची मेला लगता है। और वही आपका 2023 जून 2023 में मनाया गया। कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया? तो चक्रवात से भी प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। ठीक है, चक्रवात इल्सा की बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया इसने, और उसी समय में आया था मोचा चक्रवात। मोचा चक्रवात ने म्यांमार को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इल्सा चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, और भारत में आया था बिपरजॉय चक्रवात। बिपरजॉय चक्रवात ने गुजरात में काफी तबाही मचाई थी। बिपरजॉय चक्रवात ने गुजरात में, देखिए बिपरजॉय आप याद रखेंगे, बिपरजॉय कहां पे आया था बच्चे? गुजरात में आया था। ये इल्सा जो है, ये इल्सा कहां पर आया था? तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इल्सा आया था ऑस्ट्रेलिया में, और मोचा चक्रवात म्यांमार में आया था। जो मोचा है, मोचा ये म्यांमार में आया था। तो इन चक्रवातों को तो बिल्कुल भी याद कर लें, जो कि VVI है करंट के दृष्टिकोण से भी। बोला अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय, देखिए योगी आदित्य का नाम जो है अजय सिंह है, उत्तराखंड के रहने वाले, और ठीक है, इनका ही नाम अजय सिंह, जिन्हें अब वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इनके पुस्तक जो है ना, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। शांतनु गुप्ता के द्वारा पुस्तक की रचना की गई। देखो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसने विकसित किया? IUCAA के द्वारा विकसित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य है बच्चे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य है। तो जनगणना 2011 जो कि काफी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सर्वाधिक हिंदू जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 95.2% हिंदू रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो हैरल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है इसे, और प्रोफेसर KN राज ने, ठीक है। अब बात करें, इसको हटा देते हैं बिपरजॉय को। प्रोफेसर KN, देखिए प्रोफेसर KN राज ने इसको तैयार किया था। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 में, और इसको हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से, हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें मूल जो ध्यान दिया गया, इसमें कृषि पर मूल रूप से ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसमें कृषि पर मूल रूप से ध्यान दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा? 1951 से 56 तक रहा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल रहा 56 से 61 तक रहा, और उसे PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है बच्चे, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है ना 1965 में की गई थी। कह रहे कि धारणीय विकास का आधार क्या है? तो धारणीय विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगला है कुफरी किस फसल की किस्म है बच्चे? तो आपको जवाब देना है, जो कुफरी है वो आलू की किस्म है। कुफरी किसकी किस्म है? कुफरी आलू की किस्म है ना। कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, ये सभी जो है वो आलू की किस्में हैं। देखिए किस तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? तो वो है बच्चे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। तो अभी बीच में आप सुने थे कुछ एक साल पहले कि जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, उनका हमला भारत में हो गया था।
पाकिस्तान में भी हुआ था, और उसको भगाने के लिए लोग डीजे बजाते हैं या नगारा बजाते हैं या जो भी बर्तन पीटते हैं, तो ऐसा करके ना वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है ना बच्चे, इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको कहते हैं श्रव्य, श्रव्य ध्वनि तरंग। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जितना हो जाए उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, और 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है बच्चे? तो वो है प्रकाश तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंगे होती है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो बच्चे संघ की संपूर्ण कार्यपालिका जो शक्ति निहित है ना, वो किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है बच्चे? 6 वर्ष होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, सीधा आंसर मारिए 552। किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक कहा जाता है? अल्बर्ट हार्बर को कहा जाता है। धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज है ना बच्चे, ये आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट द्वीप। और आप जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? आंड्रेट द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। तो लक्षद्वीप भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है, बच्चे कहते हैं कि हमें दिखता नहीं, तो आप आराम से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टैटिक का देखें तो पंचगंगा नदी किसकी सहायक है? देखिए ये जो पंचगंगा नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है। तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी, और दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इरावदी नदी को किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है। विज्ञान के लिए समर्पित द्वीप कौन सा है? तो विज्ञान के लिए समर्पित द्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा बच्चे? अंटार्कटिका। यारडांग बनने का प्रमुख कारण, देखो ये सभी जो यारडांग है, लोयस है, ये सभी जो हैं ये बनते हैं किसके? हवा के द्वारा। यानी हवा का जो अपर्दन होता है ना, हवा का अपर्दन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को, देखिए समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? तो देखिए, तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन, सीधा आप लिखेंगे लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की? देखिए पागल पंथ की स्थापना जो है ना वो करम शाह के द्वारा किया गया। ठीक है। पटना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट, पटना गोलघर की स्थापना, तो देखेंगे जॉन गोस्टिंग। कौन है बच्चे? ये है आपका जॉन गोस्टिंग। जॉन गोस्टिंग के द्वारा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में संचित रहता है। सेंट की शीशी खुली रखने पर है ना वो परासरण के कारण चारों तरफ फैल जाती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन रेडियम शीशा में सर्वाधिक अस्थाई जो होता है ना बच्चे, वो सर्वाधिक अस्थाई शीशा होता है। ठीक है। लोहे का अवरोही रूप क्या है? तो लोहे का अवरोही रूप है
कच्चा लोहा, देखिए पहले कच्चा लोहा होगा, फिर होगा ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, और फिर होगा मृदु लोहा। ठीक है, मृदु लोहा। बक्सर का देखिए 3 युद्ध आप याद रखिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। वेदना का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1759 में वेदना का। वांडीवास का युद्ध कब हुआ बच्चे? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे उन्हीं को कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जोड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। आपको ना ये सब डायरेक्ट याद करना है। वर्ष 1969 की प्रमुख घटना क्या है? तो 1969 की प्रमुख घटना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरा है आपका इसरो की स्थापना की गई थी। देखिए इसरो की स्थापना। तीसरा काम क्या हुआ था बच्चे? राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। प्रशासनिक अधिनियम का क्या तात्पर्य है? तो प्रशासनिक अधिनियम संघ द्वारा पारित विधि। कई है इसमें। पहला है इसमें संघ द्वारा पारित विधि है। ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका द्वारा बनाया गया विधि। दूसरा है कार्यपालिका द्वारा बनाया गया विधि है। ठीक है। और इसमें क्या है? सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। और तीसरा है सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि। ठीक है। चलिए, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कन्फ्यूशियस कुंग-फू-सू कौन थे? कुंग-फू-सू थे बच्चे। कृष्णा, चंबल, नर्मदा और ताप्ती में कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी है। तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये स्टैटिक आपको याद करना ही होगा हर हाल में। आप इसको रट्टा मार लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए। तो बच्चे आइए आगे बढ़ा जाएं। और ये आपके 20 प्रश्न हैं। देखिए, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो आप सीधा याद रखिएगा, विश्व बैंक का जो लेखा वर्ष है ना, वह 1 जुलाई से शुरू होता है। ठीक है, 1 जुलाई से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई। ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ना बच्चे, वो दिया जाता है विज्ञान, कला एवं चलचित्र, है ना, संस्था द्वारा दिया जाता है। मानव आंख देखिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो मानव आंख जो है वो सदैव हरे प्रकाश, ठीक है, पीएच संबंधित है। तो पीएच की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ठीक है। किस बीमारी में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्लियर आ रहा है ना? मधुमेह। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आप देखेंगे आर्टिकल 134A।
आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़ेंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़ने पर, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बच्चे साधारण बहुमत में, ठीक है। या हम यूं कहें तो साधारण जो विधेयक होते हैं ना, उस साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में वर्णित है। राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई पहला है कि राष्ट्रपति क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक हों, सबसे पहले तो भारत के नागरिक, और इनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ठीक है। किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर देखें तो पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया ना हो ऐसा व्यक्ति, है ना। और लोकसभा, देखो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य है इसका, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतः कितनी लंबाई होती है? तो क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतः लंबाई 38 इंच होती है, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो महत्वपूर्ण तत्व है समुद्र तल से ऊंचाई। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, ठीक है, सूरत में स्थापित की। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध जो है 1500, देखिए चौसा का युद्ध जो है 1539 है ना। अगर आप इसका डेट लिखें तो 26 जून 1539 को हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था बच्चे उत्तबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्तबी। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो वो थे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बच्चे दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी को दिया जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य परिवार में जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का संकेत किस लेख से प्राप्त होता है? तो रुमिनदेई, देखिए रुमिनदेई स्तंभ लेख से, रुमिनदेई स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो बच्चे इन सभी प्रश्नों का आंसर आप सीधा आप एज इट इज जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसे याद कर लें। देखो अब हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ना स्टैटिक ऑलरेडी 20 क्वेश्चन है, तो अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने से ना इसका खराब हो जाएगा फ्री, है ना। आप ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, याद नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें, ठीक है।
आइए, अब आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आराम से और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब आपको जब भी ये वीडियो बनेगा ना बच्चे, तो एक स्टोरी रहेगी आपकी लास्ट में, आपको ना ये स्टोरी किसी एक टॉपिक पे रहेगा, जैसा कि हमने रखा है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के बारे में आप जानते हैं, तो स्वेज नहर पहले नहीं था। इस स्वेज नहर को बनाया गया कृत्रिम तरीके से। स्वेज नहर जो कि एक पतली सी संकरी सी नहर है, तो यहाँ से व्यापार करना कई देशों के लिए सुगम हो गया, उनमें भारत भी आता है। स्वेज नहर पर वर्तमान में मिस्र का ही आधिपत्य है, मिस्र का अधिकार है। तो भारत का व्यापार जो है करीब 6000 मील की दूरी को, डिस्टेंस को कम कर दिया है ना स्वेज नहर बनने से। तो कह रहे स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ना या लिंक करने वाली एक नहर है। 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड, तो बच्चे आप जो भी आप है ना फर्डिनेंड को याद करेंगे कि देख रेख में इस इस नहर का निर्माण हुआ। 1858 में फर्डिनेंड की देख रेख में इस नहर का निर्माण हुआ। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। औसत गहराई 16.5 मीटर है। 16.5 मीटर इसकी औसत गहराई है। अब देखिए, इस नहर को बनाने में करीब 10 वर्ष लग गए। 10 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गई। 1869, देखिए 1858 में यह बनना शुरू हुआ, 1869 आ गया, ठीक है। यह नहर यातायात के लिए खोल दी गई। पहले केवल दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे। 1887 ईस्वी से रात में भी पार होने लगे। तो 1858 में शुरू हुआ, 1869 में यातायात के लिए खोला गया। 10 वर्ष निर्माण में लगे। फर्डिनेंड साहब अगर फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसका निर्माण किया। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पहले इसमें दिन में ही जहाज चलते थे, अब वर्तमान में रात में भी जहाज चलने लगे 1887 से, है ना, में ये दिन में पार करते थे, है ना। अब कह रहे हैं कि 1866 ईस्वी में इस नहर के पार होने में 36 घंटे लगते थे, ठीक है, पर हाल में 18 घंटे से कम समय ही लगता है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। इस नहर का चुंगी कर बहुत अधिक है। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी है। तो पनामा नहर जो है ना उससे दुगनी लंबी है ये, होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 ही लगा है। तो ये पूरी कहानी है स्वेज नहर की। 1858 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी। फर्डिनेंड जो फ्रांसीसी इंजीनियर ने इसका निर्माण किया। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। यूरोप, एशिया और पूर्वी अफ्रीकी देश का सीधा मार्ग खुल गया। लगभग 6000 मील की दूरी कम हो गई। इससे भारत, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है और व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्वेज नहर के बनने से। बेनिफिट देखिए क्या है। बेनिफिट नंबर 1, स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। VVI, ये आपके जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट्स हैं। स्वेज नहर से दुनिया करीब 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई यहीं से होती है। स्वेज नहर अथॉरिटी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा रेबेई हैं, है ना। एक अनुमान के अनुसार जहाज के फंसने से प्रतिदिन $9 अरब से अधिक का नुकसान हो रहा था। तब जाकर ये स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ठीक है। तो 1858 में शुरू हुआ और 1869 में इसे यातायात के लिए खोला गया फर्डिनेंड इंजीनियर के द्वारा। तो बच्चे हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपका जो है वो बढ़ते जाएगा, कंटेंट आपको मिलते जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।